हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आप ये जानते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन टीचिंग का ये सबसे बड़ी जगह है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। आप भी इसके सदस्य बनिए, इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए और फ़ायदा उठाइए तमाम एजुकेटर्स की टीचिंग का, उनकी क्लासेस का। इससे पहले मैं इसके बारे में और बताऊं, आपको थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ कर दूं। मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के साथ ही पहली बार ऑनलाइन टीचिंग से जुड़ रहा हूं। लेकिन इसके पहले मैं पिछले 15 साल से ऑफलाइन टीचिंग, या जिसको आप क्लासरूम कोचिंग कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ हूं। दिल्ली, जयपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, इन जगहों पर मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूं, तमाम बड़े इंस्टीट्यूट्स में। किसी का नाम लेना ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल में। और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने, हो सकता है, मेरी किताबें भी पढ़ी हों। मैग्रॉ हिल से कुछ किताबें मेरी पब्लिश्ड हैं। उनमें से निबंध पर लिखी गई ये किताब है निबंध मंजूषा, जिसको मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी मीडियम के लगभग सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब तक इसके 5 एडिशन निकल चुके हैं और पिछले 10 साल से ये छात्रों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय किताब है। इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिलता है आप लोगों से, और उम्मीद है आप भी पढ़ेंगे तो शायद आपसे भी उसका फीडबैक मिले। दूसरे ये है कि इस ऑनलाइन टीचिंग का फ़ायदा क्या है और अनअकैडमी को क्यों चूज़ करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको थोड़ी-सी कुछ बातें बता दूँ। हालाँकि आप ज़रूर जानते होंगे इन सारी चीज़ों को, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म पर आपको सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आपको हर दिन लाइव क्लासेस मिल रही हैं। तमाम जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी लाइव क्लासेस आप करिए, उनके साथ डिस्कशन करिए, चैट करिए, अपनी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको पूछिए। लाइव क्लासेस के अलावा यहाँ पे लाइव टेस्ट्स और क्विज़ेस भी होते रहते हैं। यानी आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका परफॉर्मेंस कैसा है, कितना आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में आपका क्या परफॉर्मेंस है, आप अपने को कहाँ पाते हैं, कहाँ ठहरते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर होती रहती हैं। टेस्ट लिए जाते हैं, क्विज़ेस अरेंज की जाती हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ आपको कोई ये बाध्यता नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया तो किसी एक टीचर के, एजुकेटर से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है। आपने सब्सक्रिप्शन एक लिया है, लेकिन आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। किसी एक एजुकेटर का क्लास या उसका जो मॉड्यूल है आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो, लेकिन बाई चांस किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए तमाम यहाँ पे ऑप्शंस हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर देखें यहाँ पे तो ये तमाम एजुकेटर्स, जो टॉप एजुकेटर्स हैं और लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स इनसे पढ़ते हैं, रेगुलर क्लासेस लेते हैं, वो सारे आपके लिए भी उपलब्ध रहेंगे अगर आप यहाँ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इनमें तमाम नाम हैं, सुदर्शन गुर्जर हैं, मृणाल पटेल हैं, आशीष मलिक हैं, बहुत सारे, रोमन सैनी हैं। ये सारे के सारे तमाम एजुकेटर्स यहाँ पर आपके साथ जुड़ते हैं और आपको पढ़ाते हैं। बहुत सारे ये नाम हैं, सिद्धार्थ अरोड़ा हैं। दूसरे, यूपीएससी में जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके अलग अलग मॉड्यूल्स के साथ आपको पढ़ाई दी जाती है। एक ही टॉपिक पर आपको कई सारे कोर्सेज मिलते हैं। जैसे आप देखें, पॉलिटी में आज की स्थिति में 32 कोर्सेज हैं, हिस्ट्री में 30 कोर्सेज हैं। ये अलग अलग एजुकेटर्स के कोर्सेज हैं। करंट अफेयर्स में 30 कोर्सेज हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे यहाँ पर। उसके अलावा ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ। ये भी है, एसे राइटिंग में भी आपको कोर्स मिलेगा, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड में मिलेगा, इंटरव्यू की तैयारी के लिए मिलेगा। यानी इस एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, हर चीज़ की आपको तैयारी कराई जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, और आप कैसे बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें, उसके लिए आपको यहाँ पर तैयार किया जाएगा। आंसर राइटिंग सेशंस आपके होते हैं, कैसा बढ़िया आंसर लिखें मेंस में, क्योंकि आप जब जानते हैं कि मेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी आपकी नहीं उतनी होती है जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अपनी जानकारी को कितने बेहतर तरीके से आपने रखा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन सारी चीज़ों
के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स उपलब्ध रहते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको करना क्या है, कई सारे यहाँ पे सब आपकी सुविधा के लिए बनाए हुए हैं। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 2 साल का, 1 साल का। लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर आप लंबा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप बहुत सारे एजुकेटर्स को पढ़ भी सकते हैं और आप अपनी तैयारी को भी उसी तरीके से कर सकते हैं। छोटे ड्यूरेशन के कोर्सेज में उतना ज़्यादा आपको लाभ शायद ना हो पाए, और हर कोर्सेज में आपको डिस्काउंट के तरीके भी दिए हुए हैं। अगर आप 12 महीने का यानी करीब 1 साल का या 2 साल का लेते हैं तो ये आपकी फीस पड़ेगी। और इस कोड के साथ मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस कोड के साथ एडमिशन लें, सब्सक्रिप्शन लें अनअकैडमी का SM123। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको 10% का डिस्काउंट, यानी जितनी फीस आपकी यहाँ पे आ रही होगी उसमें आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो आप भूलिएगा मत, इस कोड को मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, SM123 का आप रेफरल कोड का इस्तेमाल करिए अपने सब्सक्रिप्शन के लिए। उसके बाद जो ये तमाम कोर्सेज़ हैं 6 महीने के, क्या उनकी खूबियाँ हैं, क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप इसके वेबसाइट पर जा कर के देख भी सकते हैं। आपको यहाँ पे हेल्प करने वाले लोग भी होते हैं, उनसे आप पूछ भी सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ कि SM123 इस कोड का इस्तेमाल करिए और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, तमाम एजुकेटर से पढ़ने का लाभ उठाइए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं यहाँ पर आपसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की चर्चा करूँगा। हिस्ट्री का जो भी सिलेबस है, इंडियन हिस्ट्री प्रीलिम्स में पूछी जाती है, और इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर प्लस थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आपसे मेंस में पूछा जाता है। इस पूरे सिलेबस को, जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, इसको मैं आपको पढ़ाऊँगा। शुरुआत करते हैं, अब आते हैं हम अपने पॉइंट पर। और जो हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको मालूम है कि हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री और इनका जो टाइम पीरियड है, आपको पता है कि जो इसको हम आगे भी चर्चाएं आपसे करेंगे। उससे पहले जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, जाहिर सी बात है, इतिहास आप जानते हैं कि कैसे, इतिहास किसको कहते हैं, जो पास्ट होता है, जो पुरानी चीज़ें हमारी बीत गई होती हैं, वो इतिहास होता है। हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर और उस पुरानी चीज़ों को हम जानेंगे कैसे, जो कुछ हमारे पास रिटेन में किसी और ज़रिए से कुछ बना करके, कुछ पिक्टोग्राफिक तरीके से जो चीज़ें हमारे, जो एविडेंस हमारे पास होंगे, उन्हीं के आधार पर हम तय करते हैं कि हमारा इतिहास इस तरीके का रहा होगा। यानी हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे ये चीज़ पढ़ते हैं कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है कहाँ पे? एंशिएंट हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ पर तो मैक्सिमम सोर्स आपके क्या है, वो रिटन हिस्ट्री है। बहुत सारे दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स हैं, ठीक है। बाद में हिस्ट्री लिखी भी गई है, बाकायदा राजाओं ने इतिहास अपना लिखवाया भी है, दूसरे तरीके के भी दस्तावेज हैं। तो हमारे पास रिटन मटेरियल, रिटन एविडेंसेस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जान लीजिए कि हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। वो भी हिस्ट्री का ही पार्ट है, अगर हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर भी वो हिस्ट्री है। एक तो है प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास किसी तरीके का कोई रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे आप पैलियोलिथिक एरा को ले लीजिए, जो आदि मानव वगैरह हुआ करते थे, उसके बाद मनुष्य धीरे 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 वो सिविलाइज्ड होता गया, और लेकिन तब तक इतना भी सिविलाइज्ड नहीं हुआ था कि वो अपनी कोई स्क्रिप्ट डेवलप कर सके, कोई लिपि विकसित कर सके, अपनी बातों को कहने की और लिखने की क्षमता विकसित कर सके। लेकिन धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ सोसाइटी का, और ह्यूमन डेवलपमेंट भी हुआ, तो एक ऐसा भी दौर आया जिसमें कि तमाम उस युग में, उस काल के, उस पीरियड के हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं
जो रिटेन तो हैं, लिखे तो गए हैं, लेकिन वो स्क्रिप्ट है, जिस स्क्रिप्ट में वो लिखा गया है वो हम कंप्लीटली उसके बारे में नहीं जानते हैं। यानी उसकी जो लीगेसी थी, उसकी जो परंपरा थी, वो आगे नहीं बढ़ पाई और हम आज की स्थिति में उसको पढ़ नहीं पाते हैं। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन खास तौर पे है। हालांकि उस स्क्रिप्ट को पढ़ने का दावा कई लोगों ने किया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से उस पर एक कोई यूनानिमस कोई आइडिया अभी नहीं बना है, कंक्लूजन कोई नहीं आया है कि यही इस स्क्रिप्ट की बात होगी। ये वास्तव में यही स्क्रिप्ट है। उस हिस्ट्री को हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, यानी जो रिटेन तो है लेकिन वो रीडेबल नहीं है, हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। तीसरा पार्ट हमारा है हिस्ट्री का रिटेन एविडेंस जिसके मिलते हैं। यानी हम हिस्ट्री की जब बात करेंगे तो ये हिस्ट्री वही होगी जिसका रिटेन एविडेंस, रिटेन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। तो हम इस हिस्ट्री की बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सोर्सेज हैं, ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनके आधार पर हम तय करते हैं कि हमारा इतिहास यही रहा होगा। ठीक है, सोर्सेज को हम प्राइमरीली 3 पार्ट में बांटते हैं। एक क्या है, एक तो ये है लिटरेरी सोर्स है। लिटरेरी सोर्स का मतलब जो रिटेन डॉक्यूमेंट्स हैं वही लिटरेरी सोर्स है, जो चीज़ें माफ़ कीजिएगा लिखी गई हैं। यानी उस समय में जो भी लिटरेचर लिखा गया, जो भी बुक्स लिखी गई, लिटरेचर से सीधे मतलब आप बुक्स से लगाइएगा, वो एक हमारा इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है इतिहास को जानने का। लिटरेरी सोर्सेज में हमारे वेदास हैं, पुराण्स हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन धर्म से संबंधित लिटरेचर है, उसके अलावा कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी हैं। यानी कुछ राजाओं के यहाँ रहने वाले तमाम लोगों ने कुछ किताबें लिखी हैं जिनके आधार पर भी हम उस कालखंड के इतिहास को, हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट एविडेंस होता है आर्कियोलॉजिकल होता है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब रिटेन डॉक्यूमेंट्स उतनी ज़्यादा मात्रा में, या आप कह लीजिए कि इतिहास नहीं लिखा जाता था। रिटेन डॉक्यूमेंट्स तो हैं लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं है कि वो किसी राजा का एक उसकी क्रोनोलॉजी बता रहे हों, किसी डायनेस्टी की, या फिर उसकी जियोलॉजी बता रहे हों, वो जीनियोलॉजी बता रहे हों। ये चीज़ें उसमें नहीं रहती हैं। तब ये आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है वो बड़ा मायने रखता है। इस आर्कियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स में तमाम तरह के इंस्क्रिप्शंस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, क्वाइंस हैं, इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे और इनमें क्या लिखा है, इन चीज़ों में जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसके आधार पर हम उस कालखंड की सोसाइटी का, इकोनॉमी का, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम का कैसे हम उसको उसके बारे में जानते हैं, ये हम आगे चल करके पढ़ेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है वो होता है फॉरेन अकाउंट्स का। आपको मालूम है कि हम तमाम दौर, अलग अलग कालखंडों में जो पीरियड्स थे उनमें बहुत सारे जो विदेशी यात्री थे, फॉरेनर्स थे, वो यहाँ पर आए। कुछ तो यहाँ सीखने के लिए आए, फाइयान थे और वेनसांग थे। कुछ लोग यहाँ एज ए टूरिस्ट घूमने के लिए आए, चूँकि व्यापार और वाणिज्य ट्रेड हुआ करता था पहले से ही, तो बहुत सारे लोग उसके ज़रिए आए, लेकिन वो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, तो कुछ चीज़ें यहाँ के बारे में वो लिख करके छोड़ गए हैं। मेगास्थनीज हैं और भी बहुत सारे हैं। उनके अकाउंट्स, उन्होंने जो कुछ लिखा है उसके आधार पर भी हम इतिहास की अच्छी खासी हमें जानकारी मिलती है। अब जो ये लिटरेरी एविडेंसेस की हम लोग बात कर रहे थे, इनको थोड़ा हम डिटेल में अगर हम जाते हैं इनमें, तो लिटरेरी एविडेंसेस को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक क्या है, एक रिलीजियस एविडेंसेस हैं, यानी रिलीजियस लिटरेचर है, और दूसरे जो है वो सेक्युलर लिटरेचर है, कॉस्मिक है, यानी हिस्टोरिकल है। रिलीजियस को कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ हैं, और इनको कहते हैं लौकिक ग्रंथ, यानी जो धर्म से अलग, धर्म से इतर जो तमाम लिटरेचर है उसको कहते हैं हम सेक्युलर लिटरेचर। वो भी एविडेंस के तौर पर यहाँ पे आते हैं। रिलीजियस लिटरेचर में भी आपके 2 पार्ट मिलते हैं। इनको भी हम 2 खंडों में बांट सकते हैं। एक है ब्राह्मणिकल लिटरेचर, दूसरा है नॉन ब्राह्मणिकल। ब्राह्मणिकल लिटरेचर में एक वैदिक लिटरेचर है जिसकी चर्चा भी हम पीछे कर रहे थे, और दूसरा है एपिक। एपिक कहते हैं जो तमाम ऐसे लिटरेचर जो महाकाव्य हैं, जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ,
18 पुराण हमारे यहाँ हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, स्मृतियाँ लिखी गई हैं, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, बहुत सारी स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं, उनकी अभी चर्चा हम लोग करते हैं। वैदिक ग्रंथों में आपके वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं और संहिता आती हैं, ये सब चीज़ें हैं, वेदांग हैं। और यहाँ पे ये है नॉन ब्राह्मणिकल ग्रंथों में हम या जो लिटरेचर है उसमें मुख्य रूप से जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लिटरेचर हैं, किताबें हैं, और जैन धर्म से जुड़ी हुई किताबें हैं, इसमें हम इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो वेदों की अगर हम बात करें, जो वेदों में हमको लगता है कि भाई वेद तो हमें लगेगा कि ये धार्मिक ग्रंथ हैं, इनमें कौन सा इतिहास है। एक चीज आप जान लीजिए कि इतिहास केवल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी हुई चीजें ही नहीं होती हैं, यानी कि इस राजा के बाद ये राजा आया, इस राजा के बाद ये राजा आया। ये भी होता है कि डिफरेंट पीरियड्स में हिस्ट्री के जो अलग अलग कालखंड हैं उन समय वहाँ की का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, राजा कौन थे, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, इकॉनमी कैसी थी, वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे थे, किस तरह की एजुकेशन होती थी, क्या पढ़ते थे, साइंस थी कि नहीं थी, मैथमेटिक्स को कैसे जाना उन लोगों ने, कैसे उसका इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीज़ें भी इन जो लिटरेचर हैं इनके माध्यम से पता चलती हैं और ये भी हिस्ट्री का पार्ट होते हैं। वेदास में सबसे इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद, और ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का कालखंड तकरीबन 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के आसपास इसको माना जाता है। और ऋग्वेद एक कह लीजिए कि जो तमाम श्लोक होते हैं उनका पूरा एक कलेक्शन है। कलेक्शन माने संकलन है जो श्लोकों का। वैदिक संस्कृत उस समय चला करती थी, वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और इसको माना जाता है मोस्ट एंशियंट लिटरेचर इन इंडिया। सबसे पुराना हमारा जो रिटन एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है, लिटरेचर है, वो क्या है, हमारा ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में जो तमाम जो मैं श्लोकों की बात कर रहा हूँ, जिस संस्कृत में श्लोक होते हैं आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे, उनको ऋचाएं कहते थे, ऋचा। ठीक है ना, ये वैदिक काल में जो एक श्लोक हुआ करते थे उसको ऋचा कहते थे। एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, जो कि चूंकि अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए, ये ऋग्वेद ऐसा नहीं था कि एक व्यक्ति कोई आया और उन्होंने पूरा का पूरा ऋग्वेद लिख दिया। ये सैकड़ों वर्षों में ये ग्रंथ लिखा गया है और बाद में कुछ ऋषियों मुनियों ने उसको कंपाइल किया है। किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक ऋषि ने, आगे जब हम लोग वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे किसने क्या लिखा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये बहुत सारे लोगों ने कई साल तक लिखा और बाद में इसका कुछ लोगों ने संकलन किया, इसको कंपाइल किया। तो बाद आज की स्थिति में जो ऋग्वेद हमारे पास है प्रामाणिक तौर पर, उसमें उसको जो कैटेगराइज किया है, उसका जो इंडेक्स बनाया गया है, उसमें 10 मंडल हैं और 10 मंडल में 1028 सूक्ताज हैं। सूक्ताज यानी ऋचाओं के ग्रुप्स ऑफ ऋचाज हैं वो। ठीक है ना, तो ये फैक्ट जो है आप याद रखिएगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल्स एंड 1028 सूक्ताज ये हैं। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिएगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इनमें ज़रूरी नहीं है कि सारे वेदों में आपको कुछ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन ऋग्वेद में थोड़ी सी पॉलिटिकल जानकारी मिलती है। पॉलिटिकल जानकारी का मतलब कि पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। जैसे आज का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। कई सारे राज्य हैं हमारे और वो सारे राज्य एक भारत देश में आते हैं और भारत एक मतलब एक लेवल पे हमारी केंद्रीय सरकार होती है और राज्यों के स्तर पर राज्यों की सरकार होती है। तो ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होता है। ऋग्वैदिक पीरियड में सोसाइटी कैसी थी आपको मालूम है, उस समय खानाबदोश तरीके का जीवन होता था। लोग आज यहाँ रहे, कल कहीं रहे, कोई प्रॉपर
का लिविंग स्टाइल नहीं थी, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं था, कोई प्रॉपर तरीके से रहन सहन नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे रहन सहन होने लगा, एक जगह बसने लगे, तो क्या हो जाएगा, उसी से सोसाइटी बनेगी। जब सोसाइटी बनेगी तो उसी से एक पॉलिटिकल सिस्टम भी डेवलप होगा। तो धीरे धीरे वहां पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ होगा। एक पॉलिटिकल इंसिडेंट का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, बहुत अच्छे से आप इसको याद रखिएगा। इसको कहते हैं बैटल ऑफ दशराज्य। दशराज्य युद्ध हुआ था उस समय ऋग्वेदिक पीरियड में। यानी दशराज्य युद्ध का जिक्र कहाँ मिलता है, वो मिलता है ऋग्वेद में। ये बैटल कहाँ लड़ा गया था? दिस वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अच्छे से आप इसको याद रखें। रावी नदी के तट पर दशराज्य युद्ध लड़ा गया। दशराज्य युद्ध इसको इसलिए कहते हैं कि ये युद्ध 10 राजाओं के एक संघ द्वारा लड़ा गया था। पूर्व गणराज्य था, यानी जो कबीले छोटे छोटे हुआ करते थे, उन 10 कबीलों का एक संगठन बना पूर्व कबीले के नेतृत्व में, ठीक है। और दूसरे कबीले का नेतृत्व कर रहा था, और ये अकेले था, ये भरत कबीला था, और इसका नेतृत्व कर रहा था सुदास। तो सुदास के नेतृत्व में भरत जन, इनको, इन कबीलों को उस समय जन कहते थे, आप आगे पढ़ेंगे। उस भरत कबीले का नेतृत्व कर रहे थे सुदास। सुदास ने इन 10 राजाओं के संघ को हराया। याद रखिएगा, ये भी भरत कबीले का नेतृत्व कौन कर रहा था? रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संघ को हराया। और बाद में ऐसा कहा जाता है, बट इट इज नॉट फैक्चुअली करेक्ट, कि इसी से जो ये सुदास ने जीता, भारत जन था, बाद में उसी से भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा हिस्टोरियंस एक मत नहीं है कि यही वजह रही होगी भारत का नाम भारतवर्ष पड़ने में, ठीक। तो ये आप देखिए कि दशराज्य युद्ध हुआ यहाँ पर, और रावी नदी के तट पर लड़ा गया। सुदास के नेतृत्व में भारत जन विजयी रहे, और 10 राज्यों की सेना यहाँ पराजित हुई। दूसरा आता है वेद, जो है 4 वेदों में दूसरा इंपॉर्टेंट वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद, संस्कृत में इसका यजुष का नाम होता है यज्ञ। और यज्ञ में, जो यज्ञ आपने देखा होगा कैसे होता है, यज्ञ में एक चौकोर वेदी बनती है, और स्क्वायर में, और उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बताई गई थी। यज्ञ कैसे किया जाएगा, हाउ टू परफॉर्म द यज्ञ, एंड व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ यज्ञ वेदी, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। इसीलिए इसको यजुर्वेद कहते हैं। और ये माना जाता है कि जो ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो यजुर्वेद है। क्यों? क्योंकि उसमें यज्ञों के बारे में ही बताई गई हैं। और यज्ञ कई तरह के होते थे। जब हम वैदिक पीरियड आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, हर यज्ञ में जो यज्ञ की वेदी होती थी और चीज़ें होती थी, उनकी अलग अलग डायमेंशंस बताई गई हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि उस समय के लोगों को ज्योमेट्री के बारे में अच्छी जानकारी रही होगी। तीसरा वेद है सामवेद है। साम संगीत को कहते हैं, और ये कहा जाता है कि ये यज्ञ के समय में, यहाँ तो वेदियां बनाने का तरीका दिया है, यज्ञ के समय जो श्लोक होते थे, जो वैदिक ऋचाएं होती थी, उनका जो प्रोनाउंस किया जाता था, उनको कैसे गाया जाता था, उसका तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। और सामवेद को ही कहा जाता है, ये इंडियन म्यूजिक का ये की जो ओरिजिन है वो सामवेद से ही हुई है। लास्ट है ये अथर्ववेद है। और अथर्ववेद, अभी तक जो ये सारे के सारे वेद थे, ये प्री वैदिक, वैदिक एरा के थे, और ये इसको कहा जाता है ये पोस्ट वैदिक एरा का है। अथर्ववेद में अभी तक ऋग्वेद में ईश्वर, जो प्रकृति में, नेचर में जो चीज़ें दिखी, उसको भगवान मान लिया गया। उसके बाद फिर यज्ञ होना, और यज्ञ के दौरान गायन करना, ये सारी चीज़ें थी। अथर्ववेद तक आते आते ट्रेंड थोड़ा सा बदलने लगा, और यहाँ पर रिलीजन से हट करके कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जो रिलीजन का उस समय पार्ट बन गई सोसाइटी में।
क्या विच क्राफ्ट यानी जो जादू टोना टाइप की चीज़ें होती हैं, या फिर आप कह लीजिए कि ब्लैक मैजिक होता है, ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। यानी ये कहा जाता है कि वैदिक पीरियड के बाद जब पोस्ट वैदिक पीरियड आता है, तब सोसाइटी में इन सब चीज़ों का समावेश हो गया था। ये कैसे हुई होंगी? जाहिर सी बात है, तमाम और कबीले, तमाम और जन ट्राइब्स आकर के जुड़े होंगे और उनकी कल्चर यहाँ आकर के मिक्सअप हुई होगी, तो धीरे धीरे वो चीज़ यहाँ अथर्ववेद में भी दिखाई पड़ती है। क्या थी इसकी चर्चा आगे करेंगे। एक बात और है, अथर्ववेद में भी एक पॉलिटिकल, कुछ थोड़ी सी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन मिलती है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। वहाँ एक स्टेट का नाम आता है कुरु, याद रखिएगा। ये किस वेद में आता है कुरु का जिक्र? कुरु स्टेट का, कुरु राज्य का जिक्र अथर्ववेद में आता है। और अथर्ववेद में ही ये कहा जाता है कि परीक्षित वाज द लास्ट एम्पेरर ऑफ दिस कुरु स्टेट। इस फैक्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके रहे वेदास। हमने आपको शुरू में अभी बताया कि जो ये वैदिक संस्कृत थी, ये वेद जो थे, ये आज वाली संस्कृत में नहीं लिखे गए थे। आज की संस्कृत तो इस वैदिक संस्कृत का जो बहुत डिफॉर्म होती गई, इसका जो खराब रूप होते होते वो आज दिखाई पड़ रहा है। उस समय की जो संस्कृत थी उसको कहते थे वैदिक संस्कृत या छांदस कहते थे, ठीक है ना। याद रखिएगा, छांदस किसको कहते थे? उस भाषा को कहते थे जो भाषा वेदों में इस्तेमाल की गई है। तो बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि वो भाषा का हमेशा आप देखेंगे, अगर आपने किसी ने लिंग्विस्टिक पढ़ा हो, कि उसमें पहले एक तरह से एक एरिस्टोक्रेसी होती है, फिर धीरे धीरे उसमें लोकल लैंग्वेज जुड़ने लगती है, मिलने लगती है, मिक्सअप होने लगती है, और धीरे धीरे उसका रूप परिवर्तित होने लगता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। यही वैदिक संस्कृत पहले पाली बनी, प्राकृत बनी या ब्रंश बनी, फिर वो बनते बनते आकर के संस्कृत बनी है, और फिर संस्कृत के बाद वो हिंदी भी बनी है। तो लेकिन जब वो पुरानी वाली संस्कृत यानी ये छांदस, इसको पढ़ने वाले समझने वाले कम रह गए, तो ये लगा कि जो हमारा पुराना लिटरेचर है उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नियम बनाए गए और उस पर कुछ लिटरेचर लिखे गए जिनको कहा गया ब्राह्मण। ये ब्राह्मण ग्रंथ थे, बाद में आप वेदांग भी पढ़ेंगे, वो भी थे। तो इन चीज़ों को कहा जाता है ये लेटर वैदिक लिटरेचर थे। तो वैदिक लिटरेचर क्या था? जो 4 वेद हैं हमारे, और बाद में जो चीज़ें बनी वो इन वेदों को समझने के लिए बनी। उसके बाद फिर वैदिक लिटरेचर का जो टाइम पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है। लेटर वैदिक लिटरेचर में हम ब्राह्मण्स हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। ये 3 महत्वपूर्ण हैं। क्या हैं ये? जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये वेदों को समझने के लिए बनाए गए, ठीक है। आप उसको समझने में दिक्कत हो रही थी, पर लोग नहीं समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि भाषा अब जो वैदिक संस्कृत थी वो कंप्लीटली बदल चुकी थी। तो उसको कैसे समझेंगे उस समय की भाषा में, यानी उस संस्कृत में जो उस समय थी, वहाँ इसको डिस्क्राइब करने के लिए वैदिक रिचुअल्स को ये बनाए गए ब्राह्मण ग्रंथ। हर एक जो वेद है उसके लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज ब्राह्मण्स लिटरेचर। कई बार ये होता है कि आपको मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, उसमें इनके बारे में पूछ लिया जाता है। मैच कराएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो ऋग्वेद से रिलेटेड जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो 2 हैं, ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक है। ये ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, ये 2 ग्रंथ किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है ऋग्वेद से। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद से रिलेटेड 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन? तैत्तिरीय और शतपथ। ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किससे रिलेटेड है? ये यजुर्वेद से है, ओके। तीसरा है सामवेद। सामवेद से रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचविश। और अथर्ववेद से रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, करेक्ट।
यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए इन वेदों को समझने के लिए। हर ब्राह्मण ग्रंथ के अलग, हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ रहे। किसके कौन से ब्राह्मण रहे, ग्रंथ रहे, वही आपने देखा। दूसरे ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा आरण्यक और उपनिषद आते हैं। आरण्यक की बात करें तो आरण्य माने होता है जंगल। ये कहा गया कि अब जब ये ग्रंथ थे उनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों को लिखा गया। फिर इन ग्रंथों में यानी वैदिक ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, जैसे होता है ना, कोई किताब आपके सामने आती है, फिर उस किताब का रिव्यू होता है, तो रिव्यू में तमाम चीज़ें निकल करके आती हैं कि ये किताब, इसमें जो चीज़ लिखी गई है क्यों लिखी गई होगी, क्या इसका बैकग्राउंड रहा होगा, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें। इसी को रिव्यू कहते हैं या उसको क्रिटिक कहते हैं, आलोचना कहते हैं। आरण्यक और उपनिषद भी वही थे। आरण्यक, इनका नाम इसलिए लिखा गया क्योंकि ये और बेसिकली इसमें क्या था, इसमें स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल लिटरेचर है ये, ठीक है ना। वेदों में और दूसरे ग्रंथों में कौन सी जो दार्शनिक बातें हैं, फिलोसफिकल चीजें हैं, गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में क्या लिखा गया है, वो सब इन ग्रंथों में है। आरण्यक इनका इसलिए नाम रखा गया, अरण्य माने होता है जंगल। तो जंगल में बैठकर ऋषियों मुनियों ने काफी तपस्या की। तपस्या का मतलब क्या होता था, अध्ययन करते थे वो लोग अपने आश्रम वगैरह में बैठ करके। वहां बैठ करके उन्होंने जिन चीजों की, जिन ग्रंथों की रचना की, उनको आरण्यक कहा गया। कई सारे, ये ढेरों आरण्यक ग्रंथ हैं। कुछ उसमें लोगों को मालूम है, कुछ बहुत सारे नहीं मालूम है, कुछ क्षेपक भी हैं, यानी जो बाद में ला करके जोड़ दिए गए। दूसरे जो थे उनको कहते हैं उपनिषद। उपनिषद भी दार्शनिक ग्रंथ है, फिलोसफिकल लिटरेचर है, ठीक है, स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल। उपनिषद का मतलब होता है, उप का मतलब होता है नजदीक बैठ करके। आरण्यक जैसे जंगल में बैठ करके ऋषियों मुनियों ने लिखा। उपनिषदों को लिखा किसने, ऋषियों मुनियों ने अपने छात्रों को, स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया, और उसके माध्यम से उन जो ज्ञान की बातें हुई उनको उपनिषद कहा गया। उस चीज को कहते हैं उपनिषद। और उपनिषदों का एक और नाम है वेदांत। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि वेदांत किसको कहते हैं। ऑप्शन में आपके आरण्यक भी रहेगा, ब्राह्मण ग्रंथ भी रहेगा, उपनिषद भी रहेगा, वेद भी रहेगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, किसी का भी नाम दे दिया जाएगा। लेकिन वेदांत कहते किसको हैं, उपनिषद को कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये माना जाता है कि यहाँ से जब हमने शुरू किया था ऋग्वेद से लेकर के और यहाँ तक आते आते जो पूरा का पूरा ये टाइम पीरियड है, इसको कहते हैं कि यहाँ पर आकर के वैदिक लिटरेचर का सिस्टम खत्म हो जाता है। क्यों, पहले वेद बने, वेद के बाद उनको समझने के लिए ग्रंथ बने, समझने के बाद उनको उनमें क्या लिखा है उस बात को समझने के लिए ग्रंथ बने, यानी उसमें स्पिरिचुअलिटी कहाँ है, फिलॉसफी कहाँ है, और उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ से वैदिक साहित्य का ये अंत माना जाता है उपनिषद। तो इसीलिए इसको कहते हैं वेदांत। वेदांतों के बाद फिर क्या हुआ कि जब वैदिक लिटरेचर को बहुत आगे आने पर वो चीज़ें फिर से उनको वो कठिन लगने लगी। जब भाषा बहुत ज़्यादा सरल हो गई तो जो पहले की भाषा थी निश्चित तौर पर कठिन लगने लगेगी। आज हिंदी आपको जितनी सरल लगती है, संस्कृत नहीं लगती है, लेकिन हिंदी निकली कहाँ से है, संस्कृत से ही निकली है, ठीक है। तो ये होता ही है। तो जब वैदिक भाषा कठिन लगने लगी तो क्या किया गया, यहाँ पे वेदांगों की रचना की गई। वेदांग इसलिए रचे गए, टू अंडरस्टैंड वेदांस प्रॉपरली विद बेटर प्रोनाउंसिएशन एंड टू परफॉर्म यज्ञ। यज्ञ के परफॉर्म करने के लिए, यज्ञ कैसे किया जाएगा, क्या करना होता है, इतनी बड़ी वेदी होती है, इन सबको समझाने के लिए, और कैसे बेहतर तरीके से वे जो वैदिक ऋचाएं हैं उनका प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, उनके लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदांग में आप ये देखिए, ये 6 वेदांग होते हैं, याद रखिए रहिएगा, अक्सर पूछा जाता है, और इनकी मीनिंग क्या होती है इसको भी पूछा जाता है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। पहला वेदांग है शिक्षा, फोनेटिक्स जिसको कहते हैं। इसी में बेटर प्रोनाउंसिएशन का तरीका इसमें बताया गया है। उसके बाद जो है वो कल्प यानी रिचुअल्स, हाउ टू परफॉर्म वैदिक कर्मकांड, यज्ञ और दूसरे जो वैदिक कर्मकांड होते हैं
वो कैसे किए जाएंगे वहाँ है। तीसरा है व्याकरण यानी ग्रामर। चौथा है निरुक्त। निरुक्त कहते हैं एटिमोलॉजी को, यानी कि जो द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स, कोई शब्द है उसकी ऑरिजिन कैसे हुई है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इसको लिंग्विस्टिक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति जो है वो निरुक्त से हो रही है। पांचवा है छंद। छंद आप जानते हैं, अरेंज द वर्ड्स इन रिमिकल, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन रिमिकल फॉर्म्स। छंद उसी को कहते हैं कि आप कविता जैसे होती ना, तो कविता एक छंदबद्ध होती है, छंद मुक्त। छंद मुक्त में जिसमें राइम बना रहता है, कोई गाना आप गाते हैं सुनते हैं तो उसमें एक जो लय बनी रहती है उसको छंद कहते हैं। वो छंद भी यहाँ पे छंदबद्ध किए गए तमाम ऋचाओं को छंद के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, उसको छंद बोला गया। और ज्योतिष है, आपने यजुर्वेद में पढ़ा था कि उसमें डायमेंशंस के बारे में बताया गया है, वही आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई एस्ट्रोनॉमी तक, यानी वेद यज्ञ वेदी बनाते बनाते धीरे धीरे वो ज्योमेट्री का नॉलेज यहाँ तक पहुँच गया कि वो लोग चांद तारों और इन सब की बातें करने लगे, एस्ट्रोनॉमी की बातें करने लगे, उसको कहा गया, ग्रह नक्षत्रों की बातें करने लगे, उसको ज्योतिष कहा गया। तो ये यहाँ तक का जो पूरा का पूरा लिटरेचर है, इस लिटरेचर के जरिए हम 2000 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक, यानी जब बौद्ध और जैन धर्म के ओरिजिन से पहले तक का जो पूरा का पूरा हमारा इतिहास है, उसको जानने का ये सबसे बड़ा सोर्स है, वेद और वेदों से जुड़े हुए जो दूसरे लिटरेचर है, ठीक है। वेदों में जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ब्राह्मणिकल लिटरेचर की बात हमने की थी। तो ब्राह्मणिकल लिटरेचर में वैदिक के बाद दूसरा जो आता है वो आता है एपिक। एपिक में रामायण है, महाभारत है, पुराण है, ठीक है ना, और स्मृति ग्रंथ है। तो 3 पार्ट्स में इनको बांटते हैं हम। एक तो रामायण महाभारत, ये माना जाता है कि 4th सेंचुरी बीसी से लेकर के और 4th सेंचुरी एडी तक इसका पूरा का पूरा टाइम पीरियड माना जाता है। इसको भी कहा जाता है कि ये भी कलेक्शन है। हालांकि हम लोग ये जानते हैं कि रामायण को किसने लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा है, और महाभारत को किसने लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है। और यही आपको अगर पूछा जाता है तो आपको आंसर भी देना है, लेकिन माना यह जाता है कि इस दौरान कई लोगों ने इसको लिखने में पार्टिसिपेट किया है। वाल्मीकि और वेद व्यास ने उसको केवल कंपाइल किया है, यानी हिस्ट्री के मुताबिक रामायण को लिखने का नहीं बल्कि रामायण को कंपाइल करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है, वाल्मीकि को, और महाभारत को कंपाइल करने का क्रेडिट दिया जाता है वेद व्यास को। दूसरा इंपॉर्टेंट एपिक लिटरेचर है पुराण। ये पुराण जो हैं अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो अभी आपने पूरे वैदिक लिटरेचर में कहीं भी ये नहीं दिख रहा है, कुछ एक एग्जाम्पल को छोड़ दिया जाए कि वहाँ आपको ये दिखे कि किसी कोई पॉलिटिकल सिस्टम या किसी राजा की कोई क्रोनोलॉजी मिल रही हो या जीनियोलॉजी मिल रही हो, लेकिन पुराणों में पहली बार ये चीज़ दिखाई पड़ती है। पुराणों में जीनियोलॉजी यानी राजाओं की वंशावली तो मिलती है कि ये राजा था, उसके बाद उसका पुत्र हुआ, उसके नाम भी मिलते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर क्रोनोलॉजी नहीं है। पर फायदा ये हुआ पुराणों के अध्ययन से, पुराणों की स्टडी से, उसके जो दूसरे एडिशनल लिटरेचर थे और दूसरे जो सोर्सेस थे उनसे जब इनको कंपेयर किया गया, इनको मिलाया गया, तो बहुत सारी चीज़ हिस्ट्री का एक जो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री हमारी मौर्यन पीरियड के बाद या उससे भी पहले जो गणराज्यों का जो इतिहास होता है, वो पूरा एक क्रोनोलॉजी में जो हमें दिखाई पड़ता है, उसके सबसे बड़े सोर्स क्या है, वो पुराण ही है। आगे इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। पुराणों की संख्या आपको मालूम है, देयर आर 18 पुराणास, और ये माना जाता है कि लोमहर्ष या लोमहर्ष नाम के एक ऋषि थे और उनके एक शिष्य थे जिनको उग्रश्रवा, जिनका नाम था उग्रश्रवा, इन दोनों लोगों ने मिल करके पुराणों की रचना की है। 12 पुराण हैं कुल गिनती में, लेकिन 5 ही पुराण ऐसे हैं जिनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, जिनमें इतिहास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, जीनियोलॉजी मिलती है, बट क्रोनोलॉजी वहाँ पे नहीं है। ये कौन से हैं, याद रखे रहिएगा, 5 ही पुराण हैं।
मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है और भागवत पुराण है। आप इन चीज़ों को नोट भी करते जाइए और ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी दूसरे पुराण का दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा ऐतिहासिक तथ्य है, विच हिस्टोरिकल फैक्ट इज इन दिस पुराण, तो आप उसमें बता दीजिएगा कि बस 5 ही पुराण में आप बताइएगा कि इनमें हिस्टोरिकल एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। पुराणों में अभी आप देखेंगे केवल नॉर्दर्न इंडिया के ही नहीं बल्कि सातवाहनों की हिस्ट्री का भी सोर्स ये पुराण है। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे आगे क्रोनोलॉजी और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तब आप देखेंगे कि पुराणों के ने उनके बारे में क्या क्या चीज़ें कही हैं। नेक्स्ट आती हैं स्मृतियाँ। अब देखिए, अब यहाँ पे आप इतिहास में देखिए कि उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री को छोड़ करके जब आप उनकी सोसाइटी देखेंगे तो पहले छोटे छोटे कबीले थे, ट्राइबल्स थे, ट्राइब्स थी, ठीक है, जनजातियां थीं। उन्होंने धीरे धीरे मिलकर के सोसाइटी बनाई, सोसाइटी से फिर स्टेट बना, स्टेट से फिर एक बड़ी सोसाइटी बनती है। जब बड़ी सोसाइटी बनती है तो उनके लिए कुछ क्या ज़रूरत पड़ती है, कुछ रूल्स रेगुलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब सोसाइटी बड़ी बनने लगी, बड़े स्टेट बनने लगे, तो लोगों को, जो वहाँ लोग रहते थे, राजाओं के अलावा जो प्रजा रहती थी, उनके लिए भी एक रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ी। और जो रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड जो लिटरेचर लिखा गया, उन्हीं को कहा जाता है स्मृति। स्मृति के अलावा इनको धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। धर्मशास्त्र इसलिए नाम दिया गया कि इसको, जो रूल्स रेगुलेशन थे, उनको धर्म से जोड़ दिया गया, क्योंकि उस समय के लोगों के लिए धर्म जो है वो सबसे बड़ी चीज़ हुआ करती थी। तो अगर आप उसको धर्म से जोड़ देंगे तो उसका पालन करने का मतलब ये कहा जाएगा कि ये करना हमारा धर्म है। आज भी आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में जिसको बहुत जोर दे करके कहा जाता है कि आपको करना चाहिए, उसको धर्म से जोड़ दिया जाता है। तो स्मृति यानी धर्मशास्त्र हैं, और इनको ये भी कहा जाता है कि दे आर प्रिकर्सर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली इनकी जो ओरिजिन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ है, उनकी ओरिजिन हम स्मृति ग्रंथों यानी धर्मशास्त्रों में देख सकते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर स्मृति ग्रंथ है जिसको मनुस्मृति कहते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति भी है। और इस मनुस्मृति में जो फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी तक का इतिहास है, उसके बारे में इस मनुस्मृति में हमें बहुत जानकारी मिलती है। शुंगों का इतिहास था, आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज आपने देखा कि हमने जो ये लिटरेचर है, हमारा जो सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें हमने लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ा, और लिटरेरी सोर्सेज के बारे में भी हमने रिलीजियस सोर्स को पढ़ा, और रिलीजियस में भी हमने केवल ब्राह्मणिक सोर्स को अभी पढ़ा है, जिसमें वैदिक लिटरेचर और एपिक लिटरेचर को हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम नॉन ब्राह्मणिक यानी हम बुद्धिस्ट और जैनिज्म रिलीजन से रिलेटेड जो लिटरेचर है उसको पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, क्या चीज़ें हैं, वो हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस पर अपने कमेंट भेजिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वो भी आप यहाँ पर भेज सकते हैं। इसको शेयर कीजिए आपके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। और अंत में एक बार फिर कहूँगा कि इस कोड को आप कतई न भूलें, जब आप सब्सक्रिप्शन लें तो इस कोड का इस्तेमाल अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।